मध्यकालीन भारत, प्री मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्यकालीन भारत। लास्ट हमने पढ़ लिया था ओके जी चालुक्यास के बारे में या सोलंकी वंश। लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल सही। लास्ट हमने चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश के बारे में बात कर ली थी, जो अनहिलवाड़ के चालुक्य थे गुजरात में। चलिए अब हम बात करते हैं बंगाल के पाल और सेन वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज या उत्तर भारतीय राजवंश, जिसमें लिखेंगे पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल या बंगाल का पाल वंश। पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल या बंगाल का पाल वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इन बंगाल वॉज गोपाल। इस वंश की स्थापना गोपाल नाम के ही एक शासक के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में लगभग 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक इसमें शासन किया गोपाल नाम के शासक ने। लेकिन इसके बाद लिखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसे हम धर्मपाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद शासक इसका पुत्र हुआ 770 से लेकर लगभग 810 ईस्वी तक, जिसे हम धर्मपाल के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ उत्तरापथ स्वामी। इसी ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो धर्मपाल से बनता है, तो ध्यान रखेंगे इसी के द्वारा इसके शासनकाल में ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और हम सब जानते हैं तक्षशिला और नालंदा के बाद भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी ही कौन सी मानी जाती है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल के ही शासनकाल में हुई थी। और ध्यान रखेंगे देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मोंक इन हिज कोर्ट। इसी के दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मोंक इन हिज कोर्ट। इसी के दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था जिसे हम हरिभद्र के नाम से जानते हैं, जिसका नाम हरिभद्र था। इसके बाद ध्यान रखेंगे धर्मपाल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। धर्मपाल का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम देवपाल था। और इस वंश में अगला शासक देवपाल बना, जिसने लगभग 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक पाल डायनेस्टी या पाल वंश में क्या किया? शासन किया। लेकिन ध्यान रखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक हुआ महीपाल फर्स्ट या महीपाल प्रथम। इस वंश का सबसे महान शासक या महानतम शासक महीपाल प्रथम माना जाता है, जो 10th और 11th सेंचुरी में रूल किया करता था। और ध्यान रखेंगे जिसका शासनकाल 10th और 11th सेंचुरी में था, लगभग 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक। कहने का मतलब ये जो महीपाल प्रथम था, लिख लीजिएगा ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू महमूद गजनवी। क्योंकि हम सब जानते हैं 10th सेंचुरी में तो 1000 ईस्वी में तो महमूद गजनवी ने भी अपना सबसे पहला आक्रमण हिंदुस्तान में कर दिया था। और ध्यान रखेंगे महीपाल प्रथम को ही माना जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का दूसरा संस्थापक। इसी को इस वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसके बाद ध्यान रखिए द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रामपाल। इस वंश का अंतिम राजा या अंतिम शासक रामपाल हुआ। और ध्यान रखेंगे रामपाल ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में शासन किया, लगभग 1077 से लेकर 1120 ईस्वी तक। यही इस वंश का अंतिम शासक था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद जैसे ही पाल वंश या पाल डायनेस्टी की शक्ति कमजोर हुई 11th सेंचुरी के एंड में, तो ध्यान रखेंगे इसी के बाद बंगाल में ही एक और वंश की स्थापना हुई जिसे हम सेन वंश या सेन डायनेस्टी कहते हैं। देवपाल किसका सन था एक बार बता दीजिए बेटे? मैंने आपको बताया धर्मपाल का ही बेटा हुआ करता था देवपाल, और धर्मपाल के बाद अगला शासक भी देवपाल बना था। जब भी हम कोई डायनेस्टी पढ़ते हैं, जब भी हम किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखें जितने भी शासक होते हैं वो एक दूसरे के ही उत्तराधिकारी होते हैं। अगर उस फैमिली का व्यक्ति नहीं होगा तो डेफिनेटली उस वंश की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे वंश की स्थापना होगी। जैसे यहाँ पर पाल डायनेस्टी या पाल वंश के बाद स्थापना हुई बंगाल में एक और राजवंश की, जिसे हम सेन डायनेस्टी या सेन वंश के नाम से जानते हैं। लिखिए सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल या बंगाल का सेन वंश। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सामंत सेन। इस वंश की स्थापना सामंत सेन नामक शासक के द्वारा की गई। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सामंत सेन। इसके बाद याद रखिए फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का प्रथम महान शासक, इस वंश का प्रथम महान शासक विजयसेन हुआ, वॉज विजयसेन।
ये इस वंश का प्रथम महान राजा था जिसने लगभग 1095 से लेके 1158 तक सेन डायनेस्टी या सेन वंश में शासन किया। ही फाउंडेड 2 सिटीज, इसने 2 शहरों की स्थापना की। विजयसेन के ही द्वारा 2 शहर बसाए गए जिनके नाम थे विजयपुरी और विक्रमपुर। पहला विजयपुरी और दूसरा विक्रमपुर। इसी के द्वारा विजयपुरी और विक्रमपुर नामक 2 सिटीज या 2 शहर की स्थापना की गई। विजयसेन की मृत्यु के बाद इसी का पुत्र अगला शासक बना जिसका नाम था बल्लाल सेन। बल्लाल देव मत लिख लेना, बल्लाल सेन। और फिर लगभग 1158 से लेकर 1178 20 साल तक सेन वंश में, सेन डायनेस्टी में बल्लाल सेन नाम के शासक ने शासन किया। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा का विकास हुआ। इसी के शासनकाल में बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा का प्रचार प्रसार हुआ या विकास हुआ। इसका उत्तराधिकारी ही वॉज सक्सीडेड बाय लक्ष्मण सेन। इसका उत्तराधिकारी इसी का बेटा लक्ष्मण सेन हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही इस वंश का अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था, जिसने लगभग 1178 से लेकर 1205 ईस्वी तक सेन डायनेस्टी या सेन राजवंश में शासन किया था। अगर हम सेन राजवंश की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो बंगाल का ही गौड़ नामक स्थान हुआ करता था, लेकिन गौड़ के ही नजदीक लक्ष्मण सेन के द्वारा एक और शहर की स्थापना की गई जिसे लखनौती कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे इसी लखनौती नामक स्थान को ही इसने अपनी राजधानी बनाया, इसने अपनी कैपिटल बनाया। और बंगाल के गौड़ से लखनौती राजधानी बनी लक्ष्मण सेन के समय में। लेकिन ध्यान रखेंगे 1202-3 ईस्वी में सेन राजवंश पर अटैक किया बख्तियार खिलजी ने। भाई हम सब जानते हैं मोहम्मद गौरी का ही गुलाम और सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने सेन वंश पर आक्रमण करके सेन वंश को दिल्ली सल्तनत में नहीं मोहम्मद गौरी के साम्राज्य में मिलाया था। और यही अभियान था बख्तियार खिलजी का, जिसके दौरान मैंने आपको बताया था कि उसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी को भी क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यह था बंगाल का सेन राजवंश या सेन डायनेस्टी। इसके बाद उत्तर भारत का ही एक और राजवंश लिखिए, हिंदू शाही डायनेस्टी या जिसे कॉमनली शाही वंश या शाही डायनेस्टी भी कहते हैं। अगला होता है हिंदू शाही डायनेस्टी या हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही डायनेस्टी या हिंदू शाही वंश जो काबुल घाटी के गंधार क्षेत्र में शासन किया करते थे। और दोस्तों हम सब जानते हैं अगर हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो गंधार 16 महाजनपदों में से एक था और 16 महाजनपदों में से गंधार की ही राजधानी तक्षशिला हुआ करते थे। और उसी क्षेत्र में हिंदू शाही डायनेस्टी या हिंदू शाही वंश का उदय हुआ था, जिसका संस्थापक द फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी वाज अ रूलर नेम्ड कल्लर। इस वंश की स्थापना कल्लर के द्वारा की गई थी। और अगर कैपिटल की बात करें तो ध्यान रखेंगे देयर कैपिटल वाज पेशावर। इनकी जो राजधानी थी वो पेशावर हुआ करती थी। और यहीं से हिंदुस्तान की सीमा शुरू हुआ करती थी 11वीं शताब्दी में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारत पर अटैक किया था महमूद गजनवी ने, तो सबसे पहले महमूद गजनवी के द्वारा पेशावर के शासक जयपाल पर ही अटैक किया गया था, जो हिंदू शाही वंश या हिंदू शाही डायनेस्टी का ही राजा था। और वो कल्लार का ही क्या था, उत्तराधिकारी था। तो ध्यान रखेंगे कल्लार वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नेम्ड जयपाल। कल्लार का उत्तराधिकारी या कल्लर का उत्तराधिकारी इसी का पुत्र जयपाल हुआ, जो इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक था। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में इन 986-87 फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सुबुक्तगीन वॉज हैपेंड या सुबुक्तगीन का प्रथम आक्रमण हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे हु वॉज सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन वॉज फादर ऑफ महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी का पिता था। और इसी को भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला टर्किश या सबसे पहला तुर्क माना जाता है। जयपाल के ही शासनकाल में उसने सबसे पहला अटैक किया था। ध्यान रखेंगे इसके बाद इन 1001 ईस्वी में लिख लीजिए महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। लेकिन महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित करके उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उस पर हंसकर वापस लौट गया। इसी अपमान को सहन नहीं कर पाया। एक आदमी पूछ रहा है सर ये नोट्स एसएससी सीजीएल में काम देगा? अरे मेरे भाई एसएससी सीजीएल में काम नहीं देगा तो क्या इंडियन आइडल के ऑडिशन में काम देगा? अब इंडियन आइडल के ऑडिशन में तो महमूद गजनवी की कहानी नहीं सुनाओगे ना। ऑब्वियसली एसएससी सीजीएल में ही काम देगा और किस में काम देगा भाई? सीजीएल के लिए इतिहास अलग से थोड़ी लिखेगी भारत सरकार। ये तो सिंपल सी बात है, इतिहास तो यही रहेगा। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। महमूद गजनवी के द्वारा जयपाल को पराजित कर दिया गया, लेकिन इस अपमान को नहीं सहन कर पाया जयपाल। इसीलिए आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम महमूद गजनवी से हार कर लिखेंगे ही कमिटेड सुसाइड। इसने आत्महत्या कर ली। और ध्यान रखेंगे
द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज आनंदपाल। इस वंश का अंतिम राजा आनंदपाल हुआ, जो जयपाल का ही बेटा था, और 1008 ईस्वी में ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। इसे भी महमूद गजनवी के द्वारा पराजित किया गया। ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। ये हिंदू शाही वंश है, हिंदू शाही डायनेस्टी है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो डायनेस्टीज है जहाँ से आपको क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही मिल सकता है। लेकिन जैसे ही शासक का नाम सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किस वंश का था, क्या संबंध था और क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर या कश्मीर के राजवंशों के बारे में। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर या कश्मीर के राजवंशों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, लिखिए कारकोट डायनेस्टी, कारकोट वंश, कारकोट डायनेस्टी या कारकोट वंश। और ध्यान रखेंगे, अगर कश्मीर के इतिहास के बारे में, सोर्स के बारे में बात की जाए या स्रोत के बारे में बात की जाए कि वो कौन सा सोर्स है जहां से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, तो ध्यान रखेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी का सोर्स हमारे पास एक पुस्तक है जिसे आप राज तरंगिनी के नाम से जानते हैं, राज तरंगिनी। और हम सब जानते हैं जिसको लिखा किसने, कल्हड़ ने, जिसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी। ये वो इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें जानकारी दे रहा है किसके बारे में, कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में मैंने आपको सबसे पहले कारकोट वंश या कारकोट डायनेस्टी लिखवाया, जिसमें द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज दुर्लभ वर्धन। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक शासक के द्वारा की गई। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज दुर्लभ वर्धन। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा की गई। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक हुआ ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड। इस वंश का सबसे महान राजा ललितादित्य मुक्तापीड हुआ, जिसने लगभग 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया कश्मीर पर। और ध्यान रखेंगे इसी के द्वारा प्रसिद्ध सूर्यदेव का मार्तंड मंदिर बनवाया गया था। इसी ने बनवाया मार्तंड टेम्पल या मार्तंड मंदिर ऑफ सूर्यदेव। ही फाउंडेड अ सिटी इन कश्मीर नेम्ड परिहासपुर नगर। इसी के द्वारा कश्मीर में परिहासपुर नगर नामक शहर की स्थापना की गई। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जयापीड विनयादित्य। इस वंश का अंतिम राजा जयपीड विनयादित्य हुआ। नोट कीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला लिखिए उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी या उत्पल राजवंश, कश्मीर का ही एक और वंश जिसे हम उत्पल वंश के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड अवंतीवर्मन। इस वंश की स्थापना अवंतीवर्मन नामक शासक के द्वारा की गई थी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अवंतीवर्मन। इस वंश की स्थापना अवंतीवर्मन के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे जिसने लगभग 855 से लेकर 883 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया, और ये कश्मीर का रूलर रहा। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। ही बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन। इसी ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड अवंतीपुर नगर। इसी के द्वारा अवंतीपुर नगर नामक शहर की स्थापना की गई। ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड अवंतीपुर नगर। इसी के द्वारा अवंतीपुर नगर नामक शहर की स्थापना की गई। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था शंकरवर्मन। इसका उत्तराधिकारी शंकरवर्मन हुआ। और ध्यान रखेंगे हु रूल्ड फ्रॉम 885 टू 902। 885 ईस्वी से लेके 902 ईस्वी तक शासन किया शंकरवर्मन ने। लेकिन ध्यान रखेंगे अधिक युद्धों के कारण
इसकी सारी संपत्ति या इसका सारा राजकोष समाप्त हुआ। और जब सारा का सारा राजकोष ही समाप्त हुआ तो स्वाभाविक सी बात थी कि इसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज क्षेमेंद्र गुप्त। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक क्षेमेंद्र गुप्त हुआ और ध्यान रखेंगे ये लगभग 950 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। और ध्यान रखेंगे ही गॉट मैरिड विद प्रिंसेस दिद्दा। इसका विवाह राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ। और ध्यान रखेंगे ये जो राजकुमारी दिद्दा थी ये किस वंश की राजकुमारी थी? शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ लोहार डायनेस्टी। ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। इसका विवाह राजकुमारी दिद्दा के साथ कर दिया गया जो लोहार वंश की ही एक राजकुमारी हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्षेमेंद्र गुप्त की मृत्यु हुई और क्षेमेंद्र गुप्त के मरने के बाद यही राजकुमारी दिद्दा जो थी ये महारानी दिद्दा बनी उत्पल राजवंश या उत्पल डायनेस्टी की। और ध्यान रखेंगे शी रूल्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स इन दिस डायनेस्टी। और इसने इस राजवंश में लगभग 50 साल तक शासन किया। ये था उत्पल राजवंश या उत्पल डायनेस्टी। नोट कीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए लोहार डायनेस्टी या लोहार वंश। लोहार डायनेस्टी या लोहार वंश। द फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी या लोहार वंश का संस्थापक ध्यान रखेंगे संग्राम राज हुआ। वॉज संग्राम राज। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज द्वारा की गई थी जिसने लगभग 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन किया। कहां पर? लोहार डायनेस्टी में, लोहार वंश में। और ध्यान रखेंगे ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी टू महमूद गजनवी। कहने का मतलब जब हिंदुस्तान में एक के बाद एक महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो उसी का समकालीन कश्मीर में शासक कौन हुआ करता था? संग्राम राज हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इसी संग्राम राज के द्वारा त्रिलोचन पाल, बठिंडा के शासक त्रिलोचन पाल की भी मदद की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। लेकिन आप सब जानते हैं कि महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी तक पूरी तरीके से प्रभावी रहा था हिंदुस्तान पर। और उसने इस 28 साल के पीरियड में भारत पर 17 बार अटैक किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हर्ष। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्ष हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये एक बहुत बड़ा विद्वान, कई भाषाओं का ज्ञानी और एक ध्यान रखेंगे साहित्यकार हुआ करता था। इसीलिए इसी को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष ही कहलाता है कश्मीर का नीरो। इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है हर्ष को। और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जयसिंह। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह हुआ जिसने लगभग 1028 से लेकर 1055 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण राजवंश थे जो उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट किया करते थे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? साउथ इंडिया के बारे में या दक्षिण भारत के बारे में। चलिए फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, साउथ इंडिया या दक्षिण भारत। साउथ इंडिया या दक्षिण भारत, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट, लिख लीजिए राष्ट्रकूटास या राष्ट्रकूटों के बारे में। दक्षिण भारत का सबसे पहला राजवंश जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सबसे पहले लिखेंगे दीज आर कंटेम्प्रेरी टू प्रतिहारास एंड पालास। राष्ट्रकूट शासक ये प्रतिहार और पाल वंश के समकालीन थे। कहने का मतलब जब कन्नौज में प्रतिहार वंश और बंगाल में पाल वंश चल रहा था तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी या उन्हीं के समकालीन हुआ करते थे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटास या राष्ट्रकूट। सर साउथ इंडिया की डायनेस्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आते हैं तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये होते हैं मेन टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
मैंने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपसे साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में पूछ ले। मैक्सिमम आपसे टेंपल पूछ सकता है, मंदिर पूछ सकता है, लेकिन आपसे कभी भी डायनेस्टी के बारे में रेयर ही चांस होता है कि आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हाँ, टेंपल से जरूर पूछ सकते हैं कि टेंपल का नाम दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये किस डायनेस्टी में बना या किस राजवंश में बना। ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज डायनेस्टीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। चलिए, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का संस्थापक हुआ दंती वर्मन और दंती दुर्ग। इस वंश की स्थापना दंती वर्मन या दंती दुर्ग के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, ही डिफीटेड चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन एंड फाउंडेड दिस डायनेस्टी। इसने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके इस वंश की स्थापना की थी। तो यहां पर जिस चालुक्य वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण भारत का चालुक्य वंश है। बहुत ही बढ़िया सर, फिर उतना ही कराइए जितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर गलती से सवाल आ गया ना एग्जाम में तो तुम तुरंत बोल दोगे कि हमें करवाया नहीं गया था, आउट ऑफ सिलेबस है ये। मैंने कहा क्वेश्चंस आने की संभावना कम है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो मैं सेट नहीं करूंगा, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आपको पढ़ने से इतनी तकलीफ है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, कुछ और काम देखिए। आजकल पकौड़े वकोड़े तलना भी बेरोजगारी नहीं है, मोदी जी कह सकते हैं, कह चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ना नहीं है। अच्छे से एक बार क्लास में ही पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। बाकी जब घर में सेल्फ स्टडी करें तो इस डायनेस्टी के बारे में नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। कहने का मतलब ये था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए हु वाज दंती वर्मन और आपको ये भी ना पता हो कि दंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी और राष्ट्रकूट्स, तो फिर शर्मनाक बात हो जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग सेल्फ स्टडी में तो जीरो करते हैं, कंट्रीब्यूशन आपका तो जीरो है। तो अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो आप खुद से कभी भी नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में, ये तो आप जानते हैं। अगर इतनी जागरूकता होती तो आप अभी तक इतिहासकार ना बन जाते, है ना। या तो किसी ने जिंदगी में कभी इतिहास पढ़ाई नहीं, दिक्कत तो यही है। तो यहाँ तो जो पकाकर खिला दिया जाए वो खा लेते हैं आप लोग, बाकी तो भूखे मरेंगे आप। बताइए, आधे लोग तो यहाँ पर सिर्फ यही पूछने में लगे कि वो किसका बेटा था, वो किसका बेटा था। बेटे यार रीजनिंग का कोई ब्लड रिलेशन टॉपिक थोड़ी चल रहा है कि हम रक्त संबंधों के बारे में जानेंगे। कौन किसका बेटा, कौन किसका चाचा, कौन किसका फूफा है, ये नहीं याद करना होता एग्जाम के लिए। एग्जाम में तो केवल डायनेस्टी और डायनेस्टी के रूलर का नाम पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना दंती वर्मन या दंती दुर्ग के द्वारा की गई। भाई इसी को दंती वर्मन कहा गया है, इसी को दंती दुर्ग कहा गया है। और इसी ने दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को ही पराजित करके खुद को स्वतंत्र किया था। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज सक्सीडेड बाय, इसका उत्तराधिकारी हुआ इसका अंकल। ये लो, अब यहाँ पर लिख लो भाई, इसका चाचा आ गया। बाकी तो सबके पुत्र ही क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, लेकिन दंती वर्मन का उत्तराधिकारी इसका चाचा हुआ, इसका अंकल हुआ। और ध्यान रखेंगे जिसका नाम था कृष्ण प्रथम या कृष्ण फर्स्ट, और अगला रूलर बना कृष्णा फर्स्ट या कृष्ण प्रथम। और ध्यान रखेंगे 756 ईस्वी में इसी ने चालुक्य वंश की शक्ति को समाप्त किया। 756 ईस्वी में इसी के द्वारा चालुक्यों की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया। और अगर हम यहाँ पर चालुक्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये बादामी के चालुक्य हैं, अनहिलवाड़ के चालुक्य नहीं, वो तो हम गुजरात में पढ़ चुके हैं। ये बादामी के चालुक्य है या बादामी का चालुक्य वंश है जो दक्षिण भारत का था। ये देखो एक और आए हैं विद्वान प्रज्ञा। आता है सर साउथ इंडिया से भी, बेटे आता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो जो एग्जाम में आता ही नहीं उसको तो मैं गलती से भी टच ना करूँ। लेकिन ये तो मैं उस नालायक को बता रहा था कि कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। सोनिया कह रही है सर आप हमें स्टूडेंट्स को इतना क्यों डांटते हैं, और क्या करें, पिकनिक पर लेके जाएं आपको, कश्मीर की वादियों में घुमाने ले जाएं तो कश्मीर की डायनेस्टीज याद होंगी तुम्हें। ये हिंदुस्तान का इतिहास है एंड वी आर ब्लडी इंडियंस। अब मैं आपको पूरा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि जब आज तक हमारे पूर्वजों ने बिना कोड़े खाए हुए और बिना चाबुक करे हुए कोई काम नहीं करा तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। विरासत में तो आपको भी वही हरामखोरी ही मिली है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो काम चोरी जो हमें विरासत में मिली है उससे कैसे दूर रह सकते हैं। इसलिए कोड़ों से हाँकना जरूरी है, तभी हमारे देश में लोग काम करते हैं। और ये भारत का इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये देखो सारे के सारे नालायक रूलर्स थे, इतने सारे राजवंश हैं और इतने सारे राजवंश भी मिलकर कुछ चंद मुस्लिम इन्वेडर्स को, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान से बाहर नहीं खरीद पाए, हरा नहीं पाए। क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि सारे के सारे वैसे लोग हैं। अगर चाबुक और कोड़ों से काम लिया होता तो सारे के सारे सही रहते, और तुम्हारा भी वही हाल है। इस वजह से आप लोगों को ये कहना जरूरी है, क्योंकि प्यार की भाषा थोड़ी समझ में आएगी आपको। जहां मैंने 2-4 बार यहाँ पे प्यार से बात करनी शुरू करी ना, तो ये सोनिया जो यहाँ पर लिख रही है ना बात, ये यहाँ पर ऐसे कमेंट्स करने लग जाएगी जिनका क्लास से कोई संबंध नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कहाँ रहते हो सर ऐसा नहीं है, हम अपने आप से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, अब आप तो मेरे सामने बैठे नहीं और ना ही मैं आपको बिठा कर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं तो अपने लिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने लिए। और बिना डांट खाए ही अगर पढ़ने की प्रवृत्ति है आपकी तो बहुत बढ़िया है, फिर आपका सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाबुक और डंडों से ही मानते हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है, चलिए खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों का तो काम है यहाँ पर कमेंट करने का, आप तो करते ही रहेंगे।
तो इसीलिए आप करते रहिए, हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे। दंतीवर्मन का उत्तराधिकारी इसी का चाचा या इसके बाद इसी का अंकल, इसी का चाचा शासक बना, जिसे हम कृष्ण प्रथम के नाम से जानते हैं। और इसी ने बादामी के चालुक्यों को पूरी तरीके से समाप्त किया और उनकी सारी की सारी शक्ति को 756 ईस्वी में नष्ट कर दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कृष्ण प्रथम से एक ही सवाल बनेगा, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि बताइए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो कृष्ण प्रथम ही था। भाई आप सब जानते हैं अजंता और एलोरा केव्स, और एलोरा केव्स में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको हम केव टेंपल या गुफा मंदिर बोलते हैं, जो एलोरा की गुफाओं का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसके बारे में तो ध्यान रखेंगे। इसी ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो बेसिकली एक केव टेंपल या एक गुफा मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद द नेक्स्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक, नेक्स्ट ग्रेट रूलर, अगला महान शासक, इस वंश का अगला महान शासक, ध्यान रखेंगे कौन हुआ? ध्रुव हुआ। और ध्रुव में लिखेंगे और ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर हु अटैक्ड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला, उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला ये दक्षिण भारत का सबसे पहला शासक माना जाता है। जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था और जब गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और इधर दक्षिण के राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार करने के ही होड़ में लगे हुए थे, तो ध्यान रखेंगे उसी संघर्ष में सबसे पहले नॉर्थ इंडिया पर अटैक करने वाला या उस पर इंटरफेयर करने वाला राजा ही कौन माना गया? ध्रुव माना गया। और ध्यान रखेंगे इसी ध्रुव के द्वारा दो शासकों को पराजित किया गया था। लिख लीजिएगा, ही डिफीटेड वत्स राज ऑफ प्रतिहाराज, इसने प्रतिहार शासक वत्स राज को पराजित किया। ही डिफीटेड वत्स राज ऑफ प्रतिहाराज, इसने प्रतिहार शासक वत्स राज को पराजित किया। एंड ही डिफीटेड धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, और इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी पराजित किया। इसके बाद ध्यान रखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के सबसे महान शासक। द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के सबसे महान शासक, दो रूलर्स या दो शासक माने जाते हैं। एक का नाम लिखेंगे इंद्रा थर्ड या इंद्र तृतीय था, जिसने लगभग 915 ईस्वी से लेके 927 ईस्वी तक शासन किया। और दूसरा शासक जो सबसे महान माना जाता है, ही वॉज कृष्णा थर्ड, जिसे हम कृष्ण तृतीय के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो कृष्णा थर्ड या कृष्ण तृतीय था, इसका शासनकाल लगभग 939 से लेकर 965 एडी तक था। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स हैं या एलिफेंटा की गुफाएं हैं, उनका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूटास या राष्ट्रकूटों के ही द्वारा किया गया है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कर्क सेकंड, इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगली डायनेस्टी लिखिए, वाकाटक डायनेस्टी या वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश या वाकाटक डायनेस्टी, ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति नामक शासक के द्वारा की गई। ही वॉज, और आप कह सकते हैं दिस डायनेस्टी वॉज कंटेम्प्रेरी टू गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड। ये वंश गुप्त काल के ही समकालीन था, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर भी मैंने आपसे वाकाटक वंश के बारे में पढ़ी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं वाकाटक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, लिखेंगे फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज प्रवरसेन। इस वंश का पहला महान शासक प्रवरसेन हुआ, हु ऑर्गेनाइज्ड 4 अश्वमेधा यज्ञ, जिसने 4 बार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। इसके शासनकाल में इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रुद्रसेन सेकंड, इस वंश का सबसे महान शासक रुद्रसेन द्वितीय हुआ।
और हम सब जानते हैं he got married with Prabhavati, who was a daughter of चंद्रगुप्त सेकंड। रुद्रसेन द्वितीय ने ही चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह किया। यह हम ऑलरेडी गुप्ता डायनेस्टी में भी पढ़ चुके हैं और इसी बात की जानकारी हमें प्रभावती के ही पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख से मिली है। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी